तो नाउ वी स्टार्ट इन दिस लेक्चर डाइपोल मोमेंट। हम कैलकुलेट करेंगे डाइपोल मोमेंट फार्मूले से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है, हम फार्मूला बेस्ड देखते हैं। तो यहाँ चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। कोई मॉलिक्यूल्स है जिसके बीच में चार्ज दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। हमें म्यू चाहिए और वो भी ESU सेंटीमीटर में। तो जल्दी से बताओ म्यू कितना आएगा। ESU सेंटीमीटर में चाहिए। सोहम कैंसर आया, ओमकार कैंसर आया, ठीक है। क्या होता है म्यू का फॉर्मूला? चार्ज इंटू डेंसिटी। म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू डेंसिटी, सॉरी चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज पार्शियल ऐसे लिखा हुआ है। चार्ज का वैल्यू कितना है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। जैसा है वैसा ही रख देंगे। हम ऑप्शन से देख लेंगे किसमें कन्वर्जन हमें करना है। तो हमने बोला था कि हमें चाहिए ESU और सेंटीमीटर में चाहिए। ये तो ESU में चाहिए। अब हमें एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, तो ये मालूम है ना 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, नहीं मालूम है तो लिख लेना 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, हालांकि पहले लिखवाया हूं, क्या होता है 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर या 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर और 10⁻7 सेंटीमीटर। इसको लिख लेना। अब यहां पर 4.8 इंटू 10⁻10 कितना है डिस्टेंस? 1 एंगस्ट्रॉम। हमें आंसर किस में चाहिए? सेंटीमीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻8 सेंटीमीटर, यानी 10⁻8 सेंटीमीटर। यहां हमारा हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻18। ये क्या हो जाएगा? ESU और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। हो गया ना ये मल्टीप्लाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को करने में? चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज इंटू डिस्टेंस लिख लो इसको। तब तक दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चार्ज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। चार्ज दिया हुआ है 3.336 इंटू 10⁻20 कूलम चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻10 मीटर। म्यू बताना है डिबई में। म्यू बताना है डिबई में। म्यू बताना है डिबई में। तो पहले निकाल लो चार्ज इंटू डिस्टेंस, उसके बाद डिबई में कन्वर्ट करो। 1 डिबई में क्या होता है? 3.3। 1 डिबई इक्वल टू 3.3 ही पकड़ो इंटू 10⁻30। क्या यही हमारा कन्वर्जन है। 1 डिवाई में 3.3 पकड़ो, आगे वाला नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो अपने आप कैंसिल मार दो। चलो किसी का आंसर आया?
आगे आंसर सबका 1 डिवाई आंसर आ रहा है ना। वाओ शुभम 10 इंटू माइनस 18 डिवाई 1 डिवाई आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? चार्ज। चार्ज कितना है? 3.3 लिखे चलेगा, बाकी को हटा देते हैं। चार्ज इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? मीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो ये क्या आ गया? 3.3 इंटू 10⁻⁻30 क्या? कूलम मीटर। और इसी को तो 1 डिवाई बोलते हैं, इसी को 1 डिवाई बोल देंगे। अच्छा यहां से कन्वर्जन आएगा तो कर लोगे ना, डिवाई को कूलम मीटर को डिवाई में कर लोगे सब। इसका आंसर हो जाएगा 1 डिवाई, 1 डिवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। चार्ज लिखा हुआ है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। थोड़ा सा अप्रॉक्स में भी लेके कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट हमें आना चाहिए, ये वो नहीं है, मतलब एक अप्रॉक्स में लेके कैंसिल आउट कर सकते हो। और डिस्टेंस जो है वो है 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा -10 मीटर नहीं दे के मैं क्या दे दूं? दे दूं 1 एंगस्ट्रॉम है। तो मुझे आंसर, पहला जो आंसर है म्यू का, वो आप बताओगे किसमें? कूलम मीटर में। और दूसरा आंसर जो बताओगे वो डिवाई में बताओगे। दोनों आंसर बताओ। पहला आंसर हमें कूलम मीटर में बताओ और दूसरा आंसर हमें डिवाई में बताओ। ये कुछ नहीं है, बस 2 मल्टीप्लाई करना है और हमें क्या करना है? दोनों को कन्वर्जन कर देना है। तो हम ऑप्शन के अनुसार से जाएंगे कि ऑप्शन में क्या पूछा है, डिवाई में पूछा है कि कूलम मीटर में पूछा है, किस में पूछा है? प्रगति का आंसर है करेक्ट है। ओमकार का आंसर करेक्ट है। निधि, हाँ लगभग कितना डिवाई आएगा? हाफ डिवाई नहीं, ये कूलम सेंटीमीटर में सही है, डिवाई वाला सही नहीं है तुम लोगों का। ये कूलम मीटर वाला सही है, डिवाई वाला सही नहीं है। देखो डिवाई वाला बताओ कितना आएगा? हमें कूलम मीटर में चाहिए, तो एंगस्ट्रम को किस में चेंज करेंगे? एंगस्ट्रम को किस में चेंज करेंगे? मीटर में। अब हमें म्यू चाहिए कूलम मीटर में, तो हम इसको देख के इसको चेंज करेंगे, बराबर है क्या? सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में लाते हैं हम, हालांकि कूलम के साथ मीटर आएगा। तो म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कितना दिया हुआ है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19, यही है ना चार्ज। कूलम है इंटू डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया 1.602 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये सबका आंसर आया है। अब हमें कन्वर्ट करना है डिवाई में। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब 1 डिवाई इक्वल टू 3 अच्छा वहां यहां 1.6 है, 3.2 लिख दूं क्या मैं अप्रॉक्स में? क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा के लिए आंसर इधर उधर चेंज थोड़े ना होगा, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं। 10⁻30 कूलम मीटर लिख सकता हूं। नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं, जितना है उतना ही लिखो। अच्छा मुझे बताओ कि 1 कूलम मीटर में कितना डिवाई? ये डिवाइड हो जाएगा ना,
ये होगा कि नहीं होगा? मैथ की तरफ सोचो। 1 किलोमीटर में क्या होगा? ये इसके डिवाइड में जाएगा। अच्छा, ये कूलम मीटर है, उसको डिवाई में बदलना है। 1 किलोमीटर में इतना डिवाई, इतना किलोमीटर में मल्टीप्लाई चला जाएगा। 1.602 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर में कितना? तो 1 अपॉन, अच्छा 3.2 लिख रहा हूं, देख रहा हूं अगर एग्जैक्ट आंसर हमें चाहिए तो क्या करते हैं। ये 2 हो गया और ये ऊपर जाएगा तो 30 और ये लगभग कितना आंसर आएगा? 5। आंसर दिया है 4.8। ठीक है, तो हम करेक्ट मान लेंगे। एग्जैक्ट आंसर है 4.8। ये ऊपर जाएगा तो 1/2 इंटू 10⁻30 और ये क्या आ जाएगा? नीचे आएगा। ये मालूम है सबको ना, ये नीचे आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, इसका माइनस खत्म, ये ऊपर जाएगा तो माइनस खत्म, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। तो 10/2 कितना आ गया? 5 डिवाई। इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो है 4.8 डिवाई, मतलब एग्जैक्ट आंसर आएगा 4.8 डिवाई। तो ऑप्शन में इतना क्लोज नहीं देता है, बरोबर है क्या? 4.8 डिवाई ऑप्शन में इतना क्लोज नहीं देगा। हाँ, कुछ कुछ कैंसर बिल्कुल सही है, ओमकार का है, सोहम। ये मैथ के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को कैलकुलेशन में, कि ये ऊपर गया तो 30 हो गया, ये नीचे गया तो 29 हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ तो 10 बचा, ये 5 से कैंसिल हुआ। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे। अच्छा, कल मैंने आपसे बोला था, कल नहीं पिछले क्लास में, कि वेक्टर के डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर की तरह है, हमें वेक्टर की तरह सोचना है। अगर मान लो यहां पर कोई एक एटम है ए, ठीक है, या ऐसे सोचते हैं, कोई यहां पर बी है, यहां ए है, ए इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, जैसे वाटर, वाटर हालांकि वाटर में इधर खींचेगा। अच्छा, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर सकते हैं ना हम, वेक्टर को आगे शिफ्ट करके टेल से टेल को हम बारे में सोच सकते हैं ना। आगे शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, यहां हम सोच सकते हैं। तो कुल मिला के ये, अगर इनके बीच में थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है, तो एक तो हमने मान लेते हैं यहां μ1 है और यहां μ2 है। ध्यान से सुनना सारे, जैसे वाटर ही है तो हमें थीटा निकालना होगा। मान लो यहाँ इसके बीच में थीटा एंगल है, या ऐसे ही ले लेते हैं वाटर, ऐसे देख लो, ये इधर खींचा जा रहा है और ये इधर खींचा जा रहा है, इनके बीच में एंगल थीटा है। हम अगर इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, इनके बीच में एंगल थीटा होगा। वेक्टर की तरह सोचेंगे तो अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। सोचो इसका रिजल्टेंट, अब वेक्टर में पढ़े होगे तुम ये सब चीजें, इसका रिजल्टेंट निकालना है। एक तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, बताया ना, एक यहाँ फॉर्मूला बताया μ1 μ2 रूट अंडर μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनो, अब ये अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, पहले मैं अलग से बना दूं। अच्छा, वाटर के बारे में हम अलग से समझेंगे, पहले इसको समझ लो, मतलब वो अगर ये समझ लिए तो वाटर के बारे में वही बात है। अगर मैं इनके बीच के एंगल थीटा बोल दूं, ठीक है, फिजिक्स के टर्म में समझो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा बाई
2 और ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। अगर ये μ1 है तो ये क्या होगा μ1 cos थीटा बाई 2, वेक्टर कंपोनेंट x कंपोनेंट μ1 cos थीटा 1, μ1 cos थीटा बाई 2 होगा ना। इसका कंपोनेंट इधर होगा, ये μ2 है तो μ2 cos थीटा बाई 2 यही होगा ना। इसका कंपोनेंट इधर, अच्छा इसका कंपोनेंट इधर, इसका क्या होगा कंपोनेंट μ1 साइन थीटा बाई 2। इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा μ1 साइन थीटा बाई 2। अच्छा यहां पर हम μ1 μ2 अलग अलग मान लेते एक ही है, ठीक है, कुछ समय एक ही मान लेते हैं, दोनों मान लेते एक ही है, μ1 है और μ2 है। कंपोनेंट निकालने में किसी को प्रॉब्लम एक बार देख लो इसमें। यहां पर थोड़ा बाई डिफॉल्ट हम मानेंगे दोनों μ1 μ2 ही मानेंगे, अगर सेम कंपाउंड है तो थीटा वगैरह हम सेम मानेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, उतना हम ज्यादा अप्रॉक्स में लेके चलेंगे, ये नहीं सोचेंगे दोनों अलग अलग म्यू है, थीटा वगैरह सेम है कि नहीं है, मान के चलेंगे थीटा वगैरह उतना सेम है, थोड़ा सा माइनस स्लाइटली डिफरेंस होगा तो उतना नहीं लेके चलेंगे। मुझे ये बताओ कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू क्या गिरेगा सेम, तो ये वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये इसके कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा एक्स कंपोनेंट। यानी हम ये बोल सकते हैं कि म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू ये दोनों का सम के बराबर होगा। अगर यहां पर हम सेम मानते हैं μ1 तो क्या लिखेंगे 2 μ1 क्या लिखेंगे cos थीटा बाई 2। ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया और कॉमन ले लिया चीजें, ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको राइट डाउन करो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो एक तो रिजल्टेंट हम कैसा निकालते हैं μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा लिखते हैं, और एक थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों पे क्वेश्चन हम बता सकते हैं। एक हम म्यू लिखते हैं म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, और एक रिजल्टेंट हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की तरह सोच के निकाल रहे हैं। तो ऐसा चीजें फिजिक्स में बहुत पढ़े होंगे, बराबर है क्या, तो एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो राइट डाउन क्वेश्चन तब क्लियरिटी मिलेगी, एक तरफ थ्योरी एक तरफ क्वेश्चन। ये सब आई कैप वगैरह जानते होगे ना, तो यहाँ आई कैप वगैरह अप्लाई कर सकते हो।
चलो एक क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन ये है, राइट डाउन क्वेश्चन। डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 dBi if the bond length, if the bond length of OH is 0.94 angstrom and bond angle is 105 degree, calculate fraction of charge present on each atom or given cos 52.5 डिग्री इक्वल टू, आराम से सोच के बताओ। अब एक चीज यहां ध्यान देना कि जो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है वाटर का वो 1.85 dBi ये रिजल्टेंट है। तो इसको आप ऐसे बनाना, ये वाटर है, ये बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ 0.94 है और थीटा है, इसको cos थीटा 2 बार में कन्वर्ट कर देते हैं, 52.5 हो जाएगा, 52.5। तो ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का x कंपोनेंट निकालना, y कंपोनेंट से तो हमें लेना देना नहीं होगा, हमें x कंपोनेंट निकालेंगे इस लेंथ का और हम लिखेंगे म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज तो हमें निकालना है इनटू डिस्टेंस। तो म्यू तो हमें दिया गया है 1.85, ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, म्यू हमें रिजल्टेंट दिया गया है, म्यू हमें रिजल्टेंट दिया गया। चार्ज हमें निकालना है, जो चार्ज यहां होगा वो चार्ज यहां होगा, कि प्लस और माइनस आएगा, पार्शियल चार्ज हमें निकालने हैं। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ चार्ज मतलब पार्शियल चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम। अब इनके बीच का डिस्टेंस जो लेना है ये वाला, ये डिस्टेंस हम ये वाला लेंगे, रिजल्टेंट डिस्टेंस लेंगे। ये तुम लोग को, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो करने के लिए वाटर के बीच में जो थीटा एंगल है 50, इन दोनों के बीच में एक्स कंपोनेंट में 52.5 है, ये डिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इतना है एंगस्ट्रॉम में, तो इसका एक्स कंपोनेंट में डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.94 cos 52.5, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 52.5 का वैल्यू दिया हुआ है, ये हमारा इतना एंगस्ट्रॉम हो गया। अब
चार्ज का म्यू का वैल्यू दिया गया है 1.5। अब हमें चार्ज निकालना है और यहाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में एंगस्ट्रॉम है और चार्ज में डीबी है, कुछ हमें इक्वेशन मिल नहीं रहा है, तो हमें एक सिमिलर बनाना होगा। इसको हमें क्या करना होगा, सिमिलर बनाना होगा। इसको हमें सिमिलर बनाना होगा। तो सिमिलर बनाने के लिए या तो कूलम मीटर में ले लो या तो ईएसयू सेंटीमीटर में ले लो, जो मर्जी करे वो ले सकते हो, क्योंकि एक डीबी और एंगस्ट्रॉम नहीं चलेगा ना, ये कैसा आ जाएगा डीबी और एंगस्ट्रॉम। तो हम क्या करेंगे, हम इतना डीबी को बदलेंगे ईएसयू सेंटीमीटर में या कूलम में बदल लो, 1.85 इंटू 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 1.85 इंटू 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। याद रखना चार्ज जो आएगा वो ईएसयू में आएगा, क्योंकि हमने ईएसयू माना है। अगर कूलम में मानोगे तो कूलम में आएगा, वो ऑप्शन देख के हम समझ में आएगा कि हमें किस में लेके जाना है। अब ये हमारा आ गया चार्ज, सॉरी ये म्यू आ गया। चार्ज हमें निकालना है, चार्ज हमें निकालना है इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है अब एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है, 0.572 एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है। तो हम एंगस्ट्रॉम को किस में बदल दें, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहां सेंटीमीटर हमने लिया है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये धीरे धीरे कन्वर्जन सीखना है, और ये कन्वर्जन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने मन के अकॉर्डिंग जो करेगा वो नहीं कर देंगे। यहाँ सेंटीमीटर हो गया, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चार्ज निकालेंगे तो चार्ज किस में आएगा, ईएसयू में आएगा। इसीलिए हमने बोला था कि ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या रखना है हमें। अब एक तरफ डीबी रखोगे एक तरफ एंगस्ट्रॉम रखोगे तो कैसे काम होगा, या तो इसको कूलम मीटर में रखो और इसको मीटर में रखो, तो मीटर से मीटर का कैंसिल हो जाएगा, कूलम बच जाएगा। तो चार्ज इक्वल टू हो गया हमारा 1.85 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन आएगा, इंटू 10⁻8। ये जो आएगा उसका जो आंसर आ रहा है Q इक्वल टू, ये आएगा Q इक्वल टू 3.23 इंटू 10⁻19 ESU में आएगा, ESU में आएगा। आ रहा है ना, कौन सा, हाँ -10 ये आ रहा सबको, अप्रॉक्स में आ रहा होगा ना इतना, कोई दिक्कत। ये पार्शियल चार्ज निकल गया। बात करेंगे हम फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन का हम बात आगे करेंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के बनाते हैं तब हमारा क्लियर कंसेप्ट होगा। तो याद रखना जब जब डिस्टेंस देगा, फ्रैक्शन अभी निकालेंगे, फ्रैक्शन नहीं निकला, चार्ज निकला, अभी फ्रैक्शन पूछ रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये दो क्वेश्चन पहले बनाते हैं इस टाइप का। जब जब आपसे डिस्टेंस वगैरह देगा तो आप रिजल्टेंट निकालोगे। एक क्वेश्चन और लिखो आप, फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है वो अलग से हम बताएंगे अभी। पर पेज नंबर 49 पर अब हेडिंग डालना, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। एक बार याद होगा तुम लोग को, हम फजांस रूल के अकॉर्डिंग आयनिक में कोवैलेंट चेक कर रहे थे, लेकिन जहां जहां पोलैरिटी होगी वहां वहां थोड़ा सा आयनिक का नेचर आएगा। अब हमें उसका क्या निकालना होगा, परसेंटेज। तो लिखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू, सिंपल सब
इसका फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड का बोला है, डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड इनटू 100। पहले इस फॉर्मूला के लिखो, इसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक और इसमें फ्रैक्शन बताना बाकी है, वो बताएंगे अलग से। पहले इसको आप लिखो, इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या है, बस दो तीन चीजें सीखना है। एक तो कैलकुलेशन है और दूसरा यूनिट कन्वर्जन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तुम लोग फंसोगे कहाँ? यूनिट कन्वर्जन में। और अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे यूनिट कन्वर्जन लेना है। ऑप्शन को देख के उसको उसी तरह से कन्वर्ट करना है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, तो पहले वॉल्यूम का एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 2.60 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। यानी ये डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, तो मुझे बताओ कि ये ऑब्जर्व्ड है या कैलकुलेटेड है। ये डाइपोल मोमेंट दे दिया है, यानी उसका ऑब्जर्व्ड मानोगे या कैलकुलेटेड मानोगे? ऑब्जर्व्ड मानेंगे। जो गिवन डाइपोल मोमेंट होगा वो ऑब्जर्व्ड होगा, यानी लैब वाला होगा, लैब का। गिवन जो होगा वो लैब का होगा। जो आपको लिख के दे दिया डाइपोल मोमेंट वो ऑब्जर्व्ड होगा। जो हम नोटबुक पे फॉर्मूला से निकालेंगे वो क्या होगा? थ्योरेटिकल होगा, वो कैलकुलेटेड होगा। तो एक हमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा? गिवन होगा, जो कि यहां दिया गया है। और एक क्या करेंगे हम? कैलकुलेट करेंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस निकालेंगे, वो हमारा थ्योरेटिकल होगा, कैलकुलेटेड होगा। आगे हम लिखेंगे, एंड इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज एंड इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, अच्छा ये इज 1.41 एंगस्ट्रम में दिया है, तो थोड़ा ध्यान से समझने का। यहां कूलम मीटर है और यहां एंगस्ट्रम है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आयनिक परसेंटेज ऑफ HBr? अच्छे से बनाओ, बिना देख के कैलकुलेशन भी करो इसमें और कंसेप्ट भी क्लियर करो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr? HBr में तो हमें मालूम है ना कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ड्यू टू पोलैरिटी इट होल्ड सम आयनिक कैरेक्टर। इसको थोड़ा बनाओ आराम से। तो इस क्वेश्चन में हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो हमें थ्योरेटिकल निकालेंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस करेंगे तो कूलम मीटर ही आ जाएगा। और ये क्या है? ऑब्जर्व्ड है, तो ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, ये आंसर आएगा 11.5%। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन, अदरवाइज ये मतलब उतना ज्यादा